नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। आज हमारे साथ हैं शेर और शायरी के लिए जाने पहचाने चेहरे धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान जी। उनसे आज हम बात करेंगे। खास बात आज के इंटरव्यू में ये है कि हम केवल नेता कहें, राजनेता कहें, अब्दुल सगीर जी से बात नहीं करेंगे। हम व्यक्तिगत अब्दुल सगीर जी से भी बात करेंगे, एक शायर से भी बात करेंगे और मुंबई की रंगीली दुनिया में रहने वाले एक शख्स से भी बात करेंगे। सगीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी बातचीत में। नमस्कार। सगीर साहब, शुरुआत आपके शुरुआती जीवन से अपन बात करते हैं जी। धौलपुर की छात्र राजनीति में, कॉलेज राजनीति में आप सक्रिय रहे जी। उसके बाद मुंबई चले गए जी। मुंबई से फिर वापस धौलपुर आए जी। और चुनाव लड़ा। जी। मतलब ऐसा क्या रहा कि पहले तो धौलपुर में आप राजनीति में सक्रिय हुए और जो छात्र जीवन में जो राजनीतिक जमी तैयार की से छोड़ के मुंबई गए जी, और गए तो फिर वापस क्यों आए जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। निश्चित रूप से। देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन में ईश्वर की अनुकंपा से बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में था और मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी शुरू से ही, बचपन से अगर मैं बोलूं तो थर्ड स्टैंडर्ड से और ग्रेजुएशन तक अनअपोज्ड प्रीफेक्ट रहा, जिसे आप मॉनिटर कहते हैं। धौलपुर सिटी मिडिल स्कूल में मैं प्रेसिडेंट रहा, मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं अपोजिशन लीडर रहा और कॉलेज के अंदर में 2 बार जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन रहा, सुंदरलाल मिश्रा के साथ और राजीव रस्तोगी के साथ। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद हमने प्रस्थान किया आगरा। वहाँ हमने अध्ययन किया लिटरेचर का, एमए का, और फिर उसके बाद में हमने लॉ, और जब इमरजेंसी लग गई लगभग उसके बाद में हम जब धौलपुर आए तो हमने जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जो बिहार से जो आंदोलन शुरू हुआ था अगेंस्ट करप्शन, उसमें हिस्सा लिया और लाल बाजार में हम लोगों ने मीटिंग कराई। हम जयप्रकाश जी से प्रभावित हुए और विद्यार्थी जीवन के बाद हमने वहां से ये लड़ाई प्रारंभ की और लड़ाई प्रारंभ करने के बाद हमने लॉ कर लिया, प्रैक्टिस शुरू की। 82 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। 5 साल मैंने प्रैक्टिस की और विद्यार्थी जीवन के बाद में हमने जनता युवा मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष बना। 6 महीने में मैं प्रदेश मंत्री बना। वसुंधरा जी के साथ में वो वाइस प्रेसिडेंट थी, घनश्याम तिवारी महामंत्री थे, गुलाब चंद कटारिया महामंत्री थे, टीकम कांत जी थे, निर्मल कुमार सकलेचा, गुरुशन छाबड़ा, उन सबसे कम उम्र का नौजवान मैं था और 2 बार मैं प्रदेश मंत्री रहा और उसके बाद में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का 2 बार सदस्य रहा 84 तक। फिर हम 87 में, क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारा कोई एक करियर भी होना चाहिए और हमारी इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं थी ना, हमने सपना देखा था कि हम कभी एमएलए लड़ेंगे, लेकिन हमने अपने करियर की तलाश में हमें मौका मिला। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में वकालत शुरू की और ये सौभाग्य रहा कि हम थेस्पियन एक्टर लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का 20 साल से ऊपर का मौका मिला। दिलीप साहब एक कंपनी में चेयरमैन थे, जीके एग्रीम इंडिया लिमिटेड। वो कंपनी वाइंड अप हुई और चेक बाउंस हुए, तो चेक बाउंसिंग के केसेस हमने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े शहरों में लड़े और ईश्वर ने और लक्ष्मी देवी की हम पे कृपा रही तो लक्ष्मी से भी हम लाभान्वित हुए। और हम चूंकि इंटेलेक्चुअल थे और उस तरह की हमारी नजरिया था, तो हमने वहां पर वकालत में नाम और इकराम किया। फिर उसके बाद वसुंधरा जी का हमारे पास मैसेज था। हमारे मित्र धीरेन्द्र कमठान ने हमको बहुत आग्रह किया कि आप लौट कर आओ और लौट कर आके तुम्हें चुनाव लड़ना है। उस तरफ बार एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, कादी जी चुनाव लड़े थे, वो 18,000 वोट ले गए थे बसपा से। तो फिर ये सोचा गया क्यों ना बीजेपी की तरफ से ही किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया जाए जो हिंदू भाइयों के वोटों को भी आकर्षित कर सके। ये सारी बात सोचकर
हमें हमें आदेशित किया गया और हम आए, और धौलपुर की जनता ने हमें हाथों हाथ लिया और वो प्रेम और दुलार हमें मिला। और फिर हमने उस समय लोगों से ये वादा किया था कि अब हम धौलपुर से वापस नहीं जाएंगे। ये वो कॉल है जनता से, कमिटमेंट, कि हम आज भी धौलपुर में जमे हुए हैं। वो चमक दमक, वो माया नगरी को छोड़कर वापस अपने वतन की वापसी की। और अभी भी हमारी इच्छा है कि हम जनता की सेवा अंतिम क्षण तक करते रहें। और हमें मौका मिला है राष्ट्रीय दल में, राष्ट्रीय लोक दल में राष्ट्रीय महासचिव होने का। अभी 2 दिन पहले ही हम आगरा डिवीजन में घूमकर आए। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा, और ये वजह थी कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन के लिए, अपने गांव के लिए जब हमने राजनीति की थी तो धौलपुर जिले का आंदोलन हमने किया भाई मरारी लाल जी शर्मा के साथ। हमने छत्तीसगढ़ पंजाब मेल रुकवाने के लिए आंदोलन किया, और हम 1 महीने सेवर जेल में रहे। जब हम लॉ कर रहे थे तो 1 महीने हम सेंट्रल जेल आपके आगरा में रहे। तो आंदोलन करने का और लड़ने का मादा तो ईश्वर ने हमें प्रारंभ से ही दिया था, और उसी की वजह से हमारा ये विश्वास था कि हमने जनता के बीच में काम किया है। लेकिन हम 20 साल बाद लौट कर आए, और 20 साल के बाद में जो हमारे साथ में विद्यार्थी थे, जो हमारे साथ में पढ़े थे, उन्होंने कहा ये सगीर वो सगीर है जो नाम अब्दुल सगीर है, लेकिन ये जाति पांत और धर्म से भी ऊपर उठ के सारे धर्मों को साथ लेके चलता है। तो हमने मंदिरों में भी गए, हमने दीपदान किया मचकुंड में, और प्रारंभिक जीवन में भी कभी भी हमारे हिंदू भाई, हमारे मित्र हुआ करते थे, तो वो अगर मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो हम भी परिक्रमा करते। हमारा अकीदा अपनी जगह पे है, हमारा धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन वो धर्म में समरसता होना और एक दूसरे से गंगा जमुना तहजीब से हिंदू को भी अपना भाई मानना, हमारा धर्म भी हमें ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी की मदद करो। वो वहां पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, वह पड़ोसी की बात है। तो इस तरह के हमारे विचार रहे, और उस वक्त हम अटल जी से बहुत प्रभावित थे, और उनकी जो वाक्य प्रथा थी, जो उनका ऑरेटर बोलने की स्किल थी, उससे हम बहुत ही प्रभावित रहे। और हमने राजमाता सिंधिया जी के भिंड, गौहद, गौरमी, ग्वालियर, हमने वहां भी काम किया। वसुंधरा जी भिंड में थी, भिंड में भी जाके हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे चुनाव लड़ी थी, उसमें भी हमने काम। ये हमारा बैकग्राउंड। आपने जैसे फिल्मी दुनिया में बताया कि दिलीप कुमार जी से बहुत नजदीक संबंध जी, इसके अलावा और फिल्मी दुनिया में आप किस किस से जुड़े? देखिए बहुत सारे थे, सोनू वालिया करके थी, उनका भी कई बार चेक वेक बाउंस हुआ, तो वो भी हमसे आगे मिली। मतलब जो मुलाकात, कोई भी मुलाकात है, देखिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे बहुत सारे दिलीप साहब ने भी कहा कि तुमको हम इसमें सेंसर बोर्ड का सदस्य बना देते हैं। मैंने हमेशा अपने जीवन में एकाग्रता, यानी अगर मुझे कामयाब होना है तो अगर आप वकालत करनी है तो सिर्फ वकालत, नेतागिरी करनी है तो सिर्फ नेतागिरी। आप यू कैन नॉट बी ए मैन ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं केवल, और मैं ये मशवरा दूंगा कि आपको एक्सपर्ट होना, स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, एक बार आपके पास एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। तो मैंने वहाँ वकालत में कामयाबी ली और काफी पैसा कमाया, और मैंने आके धौलपुर में ये चुनाव लड़ा। आपके भाषणों में मैंने देखा, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, शेर और शायरी का पुट जरूर होता है। देखिए मेरा सवाल पूरा। जी। तो ये शौक आपको बचपन से था, या मुंबई की उस फिल्मी दुनिया में जाके लगा, अथवा ऐसी कोई जीवन में प्रेमिका रही कि जिसने आपको शायर बना? देखिए मैं कहूँ, शायर बनने के लिए शायर का एक दिल होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, और एक प्रकृति का एक कृपा होती है कि तुम्हारी रुझान शुरू से ही। कुछ लोग, ये बात सत्य है कि कई बार आप जीवन में किसी से आपका प्रेम हो जाता है, उससे एक अनुभव मिलता है, और फिर आप बहुत सटीक बातें कहते हैं जीवन की। लेकिन मेरे को ऐसा कोई चीज हुई नहीं। मेरे मामा सनम दहलवी, वो एक शायर थे,
मेरा भाई अब्दुल कदीर पटवारी, वो भी, उसको भी शायरी का शौक था, और उससे पहले मुझे शौक था। तो शादा ग्वालियरी, बड़े बड़े धौलपुर के, यहाँ अगर आप देखेंगे, में लग गया था शायरी। बिल्कुल बचपन से ही। और हमने, हमारे इशरत धौलपुरी बहुत बड़े शायर थे, राहत इंदौरी, हम एक कमरे में बैठ के हमने उनको सुना है और उनको देखा है। जब वो पाड़वली बाबा पे आते थे तो उस वक्त तो बड़ी मुश्किल से 500 रुपया मिलते थे, 1000 रुपया, उसमें उन्होंने आके शेर व शायरी की है। उनकी पुस्तकें भी मेरे पास हैं, इशरत धौलपुरी की भी हैं। और ये मेरा पास टाइम, ये हेल्दी तरीके से लिटरेचर का, पोइट्री का, म्यूजिक का मुझे शौक है, गजलों का मुझे शौक है। और ये शौक मेरा आज भी बदस्तूर है। आज भी मैं एक मुशायरा करा रहा हूं मेरे गार्डन में। तो अदब और तहजीब से जुड़े होने का ये मेरा पैशन है, ये मेरा जज्बा है। आपके जीवन की जो सबसे खूबसूरत शायरी लगती है जी, तो मैं चाहूंगा कि उसे आप हमारे दर्शकों को भी सुना। मैं जरूर कहूंगा। देखिए, मैं राहत इंदौरी से बहुत मुतासिर हूं, उनसे बहुत प्रभावित। उन्होंने एक्चुअली समाज की तस्वीर और समाज को दर्पण मानते हुए, और उनने अपनी शायरी में अपनी ये समाज की स्थिति को प्रदर्शित किया है। और खास तौर से मैं इस शेर से, जो आपको बहुत ही सटीक लगेगा आज के माहौल पे, और वो ये शेर है कि हादसा बनके हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा भाईजान वो अखबार में आ जाएगा। और चोर, अब तुम समझना ये शेर का किधर इशारा है, कि चोर चक्कों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के शेर राहत इंदौरी में हिंदुस्तान की जो राजनीति है, सियासत है, उसका पिक्चराइजेशन, पिक्टोरियल डिपिक्शन किया है, जो दर्शकों को मालूम पड़ता है कि ये हमारे दिल की बात कह रहा है। ये आपकी एक शेर और शायरी से ही मैं एक सवाल उठाता हूँ जी। आप पहले बीजेपी में हुआ करते थे जी। वसुंधरा जी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी से विधायक बने जी। और बढ़िया आपने कार्य करते, उसके बाद आप कांग्रेस में चले गए जी। कांग्रेस के बाद आप वर्तमान में आरएलडी में हैं जी। तो ये पार्टियां बदलने का दौर क्यों चल रहा है और ये अभी चलेगा, जारी रहेगा या रुक गया यहाँ? देखिए, मैं आपको मेरा कैसा लगे, देखिए, दल बदल एक कानून भी बना हुआ है। एक इंसान, जिस वक्त आरएसएस बीजेपी से लोग नफरत करते थे, खासतौर से मुसलमान, और डरते थे, उस जमाने में हम जनसंघ घटक के साथ होकर बाद में बीजेपी स्प्लिट बनी और दिल्ली में वो कार्यक्रम हुआ। उसमें आचार्य गिरिराज किशोर, बहुत ही पुराने, वो बाद में विश्व हिंदू परिषद में चले गए। टेलीग्राम आया, मैं, राजीव रस्तोगी, हम लोग दिल्ली गए, हमारे सामने झंडा डंडा सब तय हुआ। 40 साल तपस्या, बलिदान, कुर्बानी, लगन, सबसे हमने बीजेपी की सेवा की। ऐसा नहीं कि हम मान लेके और बनगीता विधायक बन गए, बीजेपी से बीजेपी छोड़ दी। हमने बीजेपी के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब बीजेपी में यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं था, ना एमएलए था, ना कुछ था, उस वक्त मैं बीजेपी का जिले का महामंत्री था। डॉक्टर बहादुर सिंह जी अध्यक्ष थे, गजेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष थे, परशुत्तम गुप्ता वो नगर के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने उस जमाने में पहली बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, मेंबरशिप का, जो म्युनिसिपल काउंसिल का, और वो हमने 10-12 टिकट दिए थे। उस समय हम 6-7 टिकट जीते थे। राजीव रस्तोगी मेंबर थे, मैं मेंबर था, वीरेंद्र कमठान मेंबर थे, देवेंद्र सिंह कुक्कू मेंबर थे। ये सब बीजेपी के टिकट पे बने थे और हमारा कोई मसीहा नहीं था। उस वक्त हमने बीजेपी के लिए बलिदान दिया है, पसीने बहाए, खून बहाया है। और जब हमने छोड़ी, और आज सब लोग कह रहे हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है कि ये मोदी और शाह, इन्होंने जेबी संस्था बना लिया है बीजेपी को। जिस व्यक्तिवाद के खिलाफ आरएसएस थी, जिस व्यक्तिवाद के खिलाफ अटल जी थे, जिस व्यक्ति की बात के खिलाफ पूरे इनकी सोच ही यही थी, आज मोदी मोदी, कोई बीजेपी का नाम लेता है क्या? सिर्फ मोदी मोदी। और इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं बॉम्बे में था, मैंने अहमदाबाद से लेके
पूरी नजर थी जब मोदी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने, विधायक चुनाव भी नहीं लड़ा था उन्होंने विधायक का। उस वक्त हमारी आंखें थी, हरेंद्र पांड्या और जने कितने कांड हुए। तो ये तुम आज वीडियो देख लो, मैंने तो आज 4 साल पहले 5 साल पहले 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने ये कहा था कि ये 2 व्यक्ति हैं जिसकी वजह से मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। मेरे महारानी साहब के विरोध में नहीं था मैं। महारानी साहब ने तो हमको पाला, परवरिश किया, आगे बढ़ाया और इस रास्ते पे ले गई जिससे कि आज हम विधायक बने तो उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। हमको प्रदेश मंत्री बनाया, महारानी साहब का आशीर्वाद रहा। हमको फिर मंत्री बनाया, महारानी साहब का आशीर्वाद रहा। मतलब गुंजाइश है महारानी साहब कहेंगे तो फिर नहीं, सगीर सिद्धांतों का है। व्यक्तिगत रूप से वसुंधरा जी के लिए हम प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए आदर रखते हैं और हम हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे, अच्छी भावना रखेंगे। लेकिन मोदी और शाह ने इस देश को डुबो दिया। ये हमारी तकरीर 5 साल पहले 4 साल पहले थी जब हमने बीजेपी छोड़ी थी, इंटरव्यू दिया था। उस वक्त मोदी का पूरा जयकारा था हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस आज खुल गई पोल मोदी की कि ये आदमी ने पूरे देश को डुबो दिया। विदेशों में घूम घूम के दिखा के साहब मैं बड़ा पॉपुलर हूं। अरे वर्ल्ड इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, ट्रंप के लिए वो चले गए इलेक्शन लड़ने के लिए और नमस्ते ट्रंप योजना पर आए, 100 करोड़ खर्च करे आए। फिर क्या हुआ, ट्रंप चले गए, नवाज शरीफ चले गए, जिन जिन से मित्रता की है वो सब जेल गए हैं। इन पे भी जेल का आरोप लगा डोनाल्ड पे, और डोनाल्ड की जगह उनने क्या बोला है वीडियो में, उसकी स्पेलिंग नहीं आती, सही से बोला नहीं है डोनाल्ड। वो पढ़ लेना, वीडियो मेरे पास है। मैं जो बात करूंगा अथॉरिटी से करूंगा। जिस शख्स को ये नहीं पता, जिसे तुम अपना परम मित्र कह रहे हो, वो नाम सही से ना बोल पा रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो अंधभक्त हैं। मैं अंधभक्त ना तब था, ना आज हूं, ना रहूंगा। कांग्रेस क्यों छोड़ी मैंने? कांग्रेस में मैंने 3 साल दिए। मैं आसाम गया, 2 लाख रुपए खर्च करके आया अपनी जेब से, हवाई जहाज से गया, आफ्ताब मेरे साथ था। काम किया, जहां ड्यूटी लगाए उसको जिता जलाया। वो बीमार हो गया, 8 दिन घर पर रहा। चुनाव प्रचार मैंने किया, मेरी ड्यूटी लगाई, हस्ताक्षर अभियान की, हमने जाके काम किया। 12,000 10,000 का टारगेट था। हमने भरतपुर जिले का, मैं प्रभारी था, मैंने 12,000 का टारगेट पूरा करके दिया। मुझे अजमेर में लगाया, मैंने अजमेर में किया। भाई साहब मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मेरी उम्र है। अब मैं 25 साल का हूं तो मैं 10 साल भी इंतजार कर लूं, साहब कुछ भी मिलेगी, जिम्मेदारी नहीं दूंगा। मेरे जीवन का एक एक क्षण को मैं जनता की सेवा में लगाना चाहता। जैन चौधरी साहब ने मेरे बारे में पता लगाया, मुझसे कहा भैया पार्टी को हमारी जरूरत है, तो सम्मान के साथ उनने मुझको इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं जब तक जीवित हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। जब बीजेपी वाले मुसलमानों को चुनाव प्रचार में ले जाना बंद कर दिया, नकवी चुनाव में नहीं जा रहे हैं, शहनाबाद चुनाव में नहीं जा रहे हैं, सगीर भाई को भी मीटिंग में तुम वोट मांगने मियों के नहीं जाने जा रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि जो भी मियाँ हो माजा में तो निकल जाए मीटिंग में से। ये हमारी बातें बैठे हैं एमएलए गिलावर है, का नाम है उनको। तो इस तरह की जब स्थिति, तुमने नफरत का वातावरण पूरे देश में बना दिया, घृणा का, हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं भारत माता की, उनको तुम हर जगह लड़वा रहे हो केवल सत्ता में आने के लिए। ये बातें देख हमने बीजेपी छोड़ी। कांग्रेस संगठन में आज तक जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, और हमें जिला अध्यक्ष के लिए मलिंगा जी ने, खिलाड़ी लाल बैरवा ने पैरोकारी की। हमारे बारे में इंप्रेशन बहुत अच्छा था, लेकिन हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, काम नहीं, तो घर में बैठे हुए हम यार सिख होने थोड़ी आए। हम तो वकील थे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थी कि हमने बीजेपी छोड़ दी, चलो बंबई में वकालत करेंगे, लेकिन हमने पब्लिक को कमिटमेंट दिया तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे। ये लाखों रुपए की हमारी प्रैक्टिस थी, संपत्ति हमारी बॉम्बे में थी, वो बेच के हमने ये सारा फिर यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के वापिस नहीं जाना है। तो ये कहानी है भाईजान, और ये कहानी जनता तक जानी चाहिए। ये सवाल जनता उठाती है, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता मुझसे प्रेम करते हैं। 5 साल मैंने अपना कार्यालय बीजेपी को समर्पित था, और बीजेपी के लिए सारे प्रोग्राम मेरे यहाँ होते।
आपने देखा है। आजकल देख रहे हैं जैसा कि आप सार्वजनिक मंचों से, राजनीतिक मंचों से बिल्कुल दूर हैं, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, हम दूर नहीं। देखिए, हमारा नया संगठन है, मुझे अभी 4 महीने 5 महीने हो गए, राष्ट्रीय लोकदल। अभी हम संगठन यहाँ मजबूत कर रहे हैं। यूपी में, राजस्थान के किसी भी हिस्से में जहाँ जहाँ चौधरी साहब आए हैं, हमने वहाँ कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उनके साथ हैं। और राजस्थान के अंदर हमारी योजनाएं चुनाव लड़ने की, अलायंस अभी तक कांग्रेस से है। भविष्य में जो भी होगा, जिस तरीके का होगा, जो भी तय होगा, अगर हमारी पार्टी हमें आदेशित करती है तो हम देखेंगे, और हमें नहीं करती है तो हम लाइक माइंडेड जो भी लोग होंगे उनके साथ काम करेंगे, और जैसा हमारे आला कमान हमको निर्देशित करेगी वो करेंगे। आज की स्थिति ये है धौलपुर में, आपको पता है वर्तमान स्थिति क्या है। वो धौलपुर के अलावा राजाखेड़ा, चाहे बरसेड़ी हो, बाड़ी हो, अच्छे काम कांग्रेस ने, बढ़िया काम। लेकिन धौलपुर का ये दुर्भाग्य है कि जब सत्ता कांग्रेस की होती है तो बीजेपी को विधायक होते हुए, और बीजेपी की सत्ता होती है तो कांग्रेस का विधायक होता है। जी 25 साल से ये चल रहा है हमारा दुर्भाग्य। जब हम विधायक बने तो कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार आई तो हम चुनाव हार गए। फिर उसके बाद में बाई इलेक्शन हुआ वसुंधरा जी के, उसमें हमने जी जान से काम किया, तो वो हमारे लिए उसकी बात थी, प्रेस्टीज की। लेकिन जो आज वर्तमान में हमारी विधायिका है, 5 साल होने के बाद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कि वो एमए पास हैं या डबल एमए हैं, लेकिन वो पर्चे से 295 तो अलाउड है कि आप पर्चे से पढ़िए, लेकिन आपको कोई पर्ची निकलती है लॉटरी से तो आपको बिना देखे उस पर तकरीर करनी है, अपनी बात रखनी है। या आप किसी भी विभाग पे आप बोल रहे हैं, जब ये बजट आता है तो आप पर्ची से नहीं बोल सकते हो, आप कागज देख के नहीं बोल सकते हो। ये कागज से आज भी भाषण हो रहे हैं 5 साल तक, जनता से जुड़े हुए नहीं हो। धौलपुर में सिटी में कोई कार्य नहीं किया, और जिस तरह का रिकॉर्ड है विधायिका जी का, उस रिकॉर्ड को देखते हुए धौलपुर अपमानित होता है कि हम ऐसे व्यक्ति से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसके ऊपर चिट फंड के केस हो, जनता को धोखा देके लूटा हो। ऐसा व्यक्ति हमारा नुमाइंदा इस धौलपुर के अंदर हमने भैरव सिंह शेखावत को बनाया, वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने धौलपुर के लिए काम किया, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री बनाई। वसुंधरा जी ने काम किया, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज हम अनाथ हैं, हमारा कोई विधायक इस स्थिति में नहीं है कि वो जाके हमारी दमदारी से पैरोकारी करे। धौलपुर हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर होने के बावजूद राजाखेड़े में धुआंधार काम है रो, बाड़ी में खूब काम है रो, बसेड़ी में धौलपुर एक झुंझुना पकड़ाए दो के साथ जहां पे हम टाउन हॉल बनाए रहे। अशोक गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, मांगनी ही लिया था, मांगा हो तो सड़क मांगी, वहां जमीन लेके प्लॉटिंग है। अब आप मुझे बताइए कि जब तुम्हारे शहर का विधायक ऐसा हुआ, जरूरत इस बात की, जनता को चिंतन मनन मंथन करना होगा, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के। मुझे गर्व है और इसीलिए मैं आज तक धौलपुर की जनता से प्रेम करता हूं, उनका एहसानमंद हूं कि मुझ अल्पसंख्यक को, जिनके मात्र 14% वोट थे, हिंदू भाइयों ने अपना प्यार दुलार देके मुझे विधायक बनाया। मैं जीवन भर, मेरी 7 पुश्तें ये एहसान को नहीं भूलेंगे। लेकिन अब तो ये केवल माया नगरी बन गई है कि सब जितना है माल खेचे। ये परंपरा यो राजनीति में आई है, उसके लिए जनता को सतर्क होना पड़ेगा और जनता को देखना पड़ेगा कि हमारा वास्तव में सेवक कौन है, धौलपुर का कौन उत्थान चाहता है, प्रगति चाहता है, वो देखना पड़ेगा। आप राजनीति से लंबे समय से जुड़े हो, विधायक भी रहे हो, जो धौलपुर की राजनीति के वर्तमान हालात हैं जी, नेता हैं, वोट मांग रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं जी, युवा नेता हैं, किस पार्टी से पता नहीं, कौन किस पार्टी में जाएगा पता नहीं, पत्ते किसी के नहीं खुल रहे जी, चुनाव नजदीक है, क्या बात है। इन हालातों को आप कैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसका पहले तो स्वागत करना चाहता हूं। ये राजनीति की विडंबना है
पत्ते नहीं, ये धोखाधड़ी है। कोई भी पार्टी अपनी एक विचारधारा रखती है। आज मैं आरएलडी में हूं, आरएलडी की सेकुलर सोच है, कांग्रेस की सेकुलर सोच है। और जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हमें उम्मीदें थी कि अटल जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये बीजेपी जिस तरह की राजनीति करना चाहती है उस तरह की नहीं करेगी। लेकिन आज हम जो लोग चाहे बीजेपी छोड़कर आए हैं या बीजेपी में हैं, वो अपने सामने लिख रहे हैं समाज सेवक। कोई एनएसयूआई का वो रहा था पदाधिकारी, कभी कोई बीजेपी में रहा था, कोई कभी कांग्रेस में रहा था। अब पहले जो पूछो भाई साहब तुम चुनाव लड़ रहे हो, कौन सी पार्टी से लड़ोगे? भाई साहब जाए टिकट देखो ताकि तो लड़ेंगे। तो कैंडिडेट बेईमान है, उसको पता ही नहीं है कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जितने पहलवान तुमको दिख रहे हैं, मैं ये सोचता हूं कि उन पहलवानों में से कौन पहलवान टिकेगा आखिरी तक, यह कहना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते। तो अब सब लगे भैया जी चक्कर में कि टिकट मिल जाएगा, और वो एक दरवाजे नहीं 2-3 दरवाजे खटखटाए रहे हैं। बसपा को खटखटाए रहे हैं, बीजेपी को खटखटाए रहे हैं, कांग्रेस को खटखटाए रहे हैं। जिसकी मिल जाए जाति मिल जाता है जी, राम 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 राम। और हमारी जो वर्तमान विधायिका है टेक्निकली तो अभी भी बीजेपी में, तो कांग्रेस ने जोन कहां की उन्होंने? वही तो कह रहा हूं, टेक्निकली बीजेपी में है, कांग्रेस की ना ले वे, और कांग्रेस वाले गोद में लेकर डूल लें। यही कहानी है कि नहीं? तो उनको क्या नुकसान है भाई? ठीक है, एक कैंडिडेट आ रहा है हमारे पास, लेकिन सवाल है, इसको कहते हैं कि तुम बसपा से लड़े, सजा हो गई जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति का फोटो साथ में लगा के, देखिए एक्यूजेशन हो, केवल आरोप हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी बहन। लेकिन एक बार अदालत ये फैसला दे दे कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हें आजीवन कारावास है। अब हम महामंडप कर रहे हैं, समाज कर रहा है, जनता कर रही है, सजा होने के बाद। मैं बहुत दुखी हूं इस स्थिति से, धौलपुर में भी, और जो राजनीतिक स्तर पे इस हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो सिमिलर चीजें हो रही हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिन्हें 37% members of parliament in BJP, they are criminal, hardcore criminal। अब आप देखिए जंतर मंतर पर अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, 1 महीना हो गया। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहनें, बेटियां, उनके साथ में जो कल बर्ताव हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ में, मैं कहता हूं ये बहुत शर्मनाक है। और इससे इंटरनेशनल इमेज खराब होगी कि तुम अपने गोल्ड मेडलिस्ट बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब आप ये देखिए कि उन बेटियों का क्या हाल कर रहे हो। वहीं से 2 किलोमीटर दूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बनी है, उसका उद्घाटन हो रहा था। इधर पुलिस, दिल्ली की पुलिस बनी लठीन से उद्घाटन कर रही थी। ये शर्मनाक घटना है, इसको कभी देश भूलेगा नहीं। तो मैं बता रहा हूं कि इस तरीके की राजनीति, ये 2014 में जब ये बहुत सारे गुणगान करते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, बताइए, जो देश आजाद, जो अमर शहीदों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत, देश आजाद अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लाखों हिंदू और मुसलमानों ने, उनने शहादतें दी। क्या वो शहादतें बेकार हैं? मोदी जी आएंगे झोला लेके 2014 में, वो आजाद है वो देश। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2024 में अंत होगा। रावण का घमंड भी इस देश में, इस मुल्क में नहीं चला। ये घमंड और ये तानाशाही और हरेक के साथ में जुल्म और सितम और अत्याचार की कहानी, बुलडोजर की सरकार, प्रजातंत्र के अंदर ये चलने वाली नहीं है। और अब हिंदू और मुसलमानों को लड़ा के सत्ता में आने का फार्मूला, ये चीप फार्मूला कर्नाटक ने तुमको मैसेज दे दिया। अब कर्नाटक से जो तुम्हारी हार शुरू हुई है,
ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से साफ होने के बाद 2024 में अंत होगा बीजेपी सरकार का केंद्र से भी। जैसे अभी आपने कहा धौलपुर विधायक सोआरानी जी के लिए कहा बिना बीएल कुशवाहा का नाम लिए, आपको आपत्ति इस बात पे है कि सोआरानी जी बीएल जी का फोटो लगा रहे हैं बीएल कुशवाहा जी? केवल इतनी सी बात नहीं है, आपत्ति तो बहुत सारी चीजें हैं। आप जनता, एक तो आपत्ति ये है, देखिए आप रिश्तों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब तक कि आप देखिए अडवाणी जी पे थोड़ा सा आरोप लगा था, कोई जैन करके हवाला कांड में उनकी एक डायरी में वो थी, अडवाणी जी ने अपनी इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जब तक पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखूंगा, जब तक मेरा ये मामला साफ नहीं हो जाए। मेरा सवाल दूसरा है, ये तो कोर्ट का आदर है, हम भी करते हैं, सबको करना चाहिए, लेकिन एक तरफ हिंदू धर्म में ये है जब पत्नी और मतलब महिला और पुरुष जब 7 फेरे लेते हैं अग्नि की समझ, तो ये कहा जाता है, ये वचन दिया जाता है कि पत्नी दुख हो या सुख हो पति के साथ रहेगी। तो मेरी बात सुनो, आज वो उनके पति जेल में हैं जी, तो क्या आपके मुताबिक सोआरानी को बीएल कुशवाहा के साथ फोटो लगाना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अब मेरी बात सुनिए, देखिए एक सार्वजनिक जीवन होता है, एक व्यक्तिगत जीवन है। तुम्हारे पति हैं, उनकी अर्चना करो, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, उनसे जाके खूब जेल में मिलो, उनकी भलाई के लिए खूब बड़ी लड़ाई बैटल में करो। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आप वोट मांगने जा रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पति का फोटो लगा रहे हो साथ में, और वो निकल के जब जेल से आते हैं, उनको जब वो मिलता है किसी धौलपुर में, मैं कहता हूं कि मुझे शर्म आती है, ये आज की जनरेशन के जो नेता हैं, किसी एक का नाम बताओ कि उन्हें ये आवाज उठाई हो कि भाई ये बीएल आते हैं पैरोल पे और वो आके चुनाव प्रचार करते हैं, वो आके जनता में भाषण देते हैं, और किसी हिम्मत नहीं है कोई की भी सरकार हो, मैं दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो चाहे तुम्हारे कांग्रेस की हो। भरतपुर की जेल से कोई उनको आगे शिफ्ट करा के बाड़मेर में, जैसलमेर में भिजवाने वाले की किसी नेता की ताकत नहीं है। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जो मूंछ उतार के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वर्तमान में जिनके पास में सत्ताएं भी हैं, वो लोगों की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको पता है डर है, वोट की चोट है। राजाखेड़े में 13,000 है सर, बाड़ी में 38,000 40,000 है सर, धौलपुर में भी 35-36,000 है सर, बरखेड़ी में 5-10,000 है। अब बोलो, एक बड़ी आम सभा होती है पंचायत कुशवाहा समाज की, पूरा धौलपुर को मैसेज देने के लिए कि हम पूरा समाज हमारा एक है, चाहे बाड़ी में बरखेड़ी में हमको एक दे दो, नहीं हम 3 खा जाएंगे। ये क्या है, ब्लैकमेल कर रहे हो, और केवल ये चीजें लेके चल रहे हो कि अंत में हमारा समाज इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें किसी समाज की जरूरत नहीं। हमारे आज 40,000 है, अगले 5-10 साल में 10,000 और बढ़ जाएंगे, पैदावार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अकेले के समाज के बलबूते पे चुनाव जीतने के सपना देख रहे हैं कि तो हमारी एक सीट दे दो, नहीं हम तुम्हें पाठ पढ़ाई देंगे, बाड़ी में पढ़ाई देंगे, राजा खेड़े में पढ़ाई देंगे, पढ़ा देंगे। ये भाषण हुए, ये आप प्रजातंत्र में सही मानते हैं क्या? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। जैसे अभी आपने बताया कि मुंबई तो आप छोड़े आए, अब लौट के जाने, जनता को कमिटमेंट है जी, चुनाव बहुत नजदीक है विधानसभा का जी, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप चुनाव लड़ोगे, नहीं लड़ोगे, तो क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इंटरव्यू के बाकी सवाल और जवाब देखिए भाग 2 में। इंटरव्यू का भाग 2 शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा।